Speaker, sir, I rise to present the budget for the year 2019-20. The recent election, which brought us to this august house today, was charged with brimming hope and desire for a bright and stable new India. Like never before, India celebrated its democracy by coming out to vote in large numbers. Voters' turnout was highest at 67.9%. Every section, young, old, first-time voters, voters since the first general election, women, all turned up to stamp their approval of a performing government. Through their unambiguous and firm mandate, they have reaffirmed putting the मतदाताओं सब ने मिलकर अच्छा कार्य करने वाली सरकार के कार्य पर अपनी सहमति की मोहर लगा दी। अपने सुस्पष्ट और दृढ़ अधिदेश के माध्यम से उन्होंने राष्ट्र को सर्वोपरि रखने की अभिपुष्टि कर दी है। भारत की जनता ने हमारे देश के भविष्य के लिए 2 लक्ष्यों अर्थात राष्ट्रीय समाज और आर्थिक विकास को मान्यता प्रदान कर दी है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार का प्रथम कार्यकाल एक काम करने वाली सरकार के रूप में माना गया। एक ऐसी सरकार रही जिसकी पहचान अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने की थी। 2014-19 के बीच हमने कायाकल्प करने वाली केंद्र राज्य गतिशीलता सहकारी संघवाद जीएसटी परिषद और राजकोषीय अनुशासन को सुदृढ़ प्रतिबद्धता प्रदान की। हमने नीति आयोग को, जो एक व्यापक आधार वाला विचार तंत्र है, द्वारा योजनाबद्ध और सहायता प्राप्त एक नए भारत के निर्माण की दिशा में कदम उठाए हैं। हमने अपने कार्यों से यह जाहिर कर दिया है कि सुधार, निष्पादन, कायाकल्प के सिद्धांत से सफलता प्राप्त की जा सकती है। बहुत से कार्यक्रमों और पहलों में हमने आशातीत स्तर पर कार्य किया है। पिछले 5 वर्षों की तुलना में 2014-19 के दौरान खाद्य सुरक्षा पर प्रति वर्ष औसतन दोगुना खर्च किया गया। 2014 में जारी किए गए पेटेंटों की तुलना में 2017-18 में तिगुने से भी अधिक पेटेंट जारी किए गए और हमारे देश के हर कोने में रहने वाला ज्ञात नागरिक भी इस अंतर को अनुभव करता है। सुदूरवर्ती स्थानों पर भी सुविधाएं प्रदान की गई और हमारे देश के एकांत क्षेत्रों में निवास करने वाले अज्ञात व्यक्ति इसका प्रमाण रहे। हमारा उद्देश्य था मजबूत देश के लिए मजबूत नागरिक, और यह अभी भी बना हुआ है। पिछले 5 वर्षों के दौरान जो बड़े कार्यक्रम शुरू किए गए थे और सेवाएं प्रदान की गई थी, अब उनकी गति में और भी तेजी लाई जाएगी। हम प्रक्रियाओं को और भी सरल बनाएंगे, निष्पादन को प्रेरणादायक बनाएंगे, लाल फीताशाही को कम करेंगे और प्रौद्योगिकी का पहले की ही तरह सर्वोत्तम उपयोग करेंगे। मुझे विश्वास है कि हम अपने लक्ष्य प्राप्त करेंगे। चाणक्य सूत्र में भी यह कहा गया है, कार्य पुरुषा करेण लक्ष्यम संपादते। इसका आशय यह है कि दृढ़ इच्छा शक्ति वाले मानवीय प्रयासों के साथ कार्य निश्चित रूप से ही पूरे होंगे। उर्दू के एक शेर में यह कहा गया है कि हो तो कोई रास्ता निकलता है, यकीन हो तो कोई रास्ता निकलता है, हवा की ओट भी लेकर चराग जलता है। दशक के लिए लक्ष्य। जब हमने 2014 में सरकार बनाई थी, उस समय हमारी अर्थव्यवस्था अनुमानतः 1.85 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर थी। 5 वर्षों के भीतर यह 2.7 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गई है। अतः यह हमारी क्षमता के भीतर है कि अगले कुछ वर्षों में हमारी अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच जाएगी। फरवरी 2019 में प्रस्तुत 2019-20 के अंतरिम बजट में हमने अपने लिए लक्ष्य रखा था
आज यहाँ मैं अपने समक्ष रखे गए अपने लक्ष्य के निम्न 10 बिंदुओं को उल्लेख करती हूँ। भौतिक और सामाजिक अवसंरचना निर्माण, डिजिटल इंडिया का अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र तक पहुँचना, हरित मातृभूमि एवं नीले आसमान के साथ प्रदूषण मुक्त भारत, MSME स्टार्टअप, रक्षा विनिर्माण, ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, फैब्स एंड बैटरीज और चिकित्सा उपकरणों पर विशेष जोर के साथ मेक इन इंडिया, जल प्रबंधन, स्वच्छ निधियां, ब्लू इकोनॉमी, अंतरिक्ष कार्यक्रम, गगनयान, चंद्रयान और सैटेलाइट कार्यक्रम, खाद्यान्नों, दलहनों, तिलहनों, फलों और सब्जियों की स्वपर्याप्तता और निर्यात, स्वस्थ समाज, आयुष्मान भारत, सुपोषित महिलाएं और बच्चे, नागरिकों की सुरक्षा, जन भागीदारी, न्यूनतम सरकार अधिकतम अभिशासन के साथ टीम इंडिया। हमारे सामने निर्धारित इस लक्ष्य के साथ और जनता द्वारा दिए गए अधिदेश के साथ हम इस बात को लेकर दृढ़ संकल्प हैं कि भारत को उस ऊंचाई तक ले जाएंगे जिसका वह वास्तव में हकदार है। मेरा दृढ़ विश्वास है कि प्रधानमंत्री मोदी के सुस्पष्ट शीर्ष नेतृत्व में हम अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था, $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था चालू वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था बढ़कर $3 ट्रिलियन की हो जाएगी। वर्तमान में यह विश्व की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। 5 वर्ष पहले इसका स्थान 11वां था। क्रय शक्ति की समानता की दृष्टि से हम वास्तव में पहले से ही चीन और अमेरिका के बाद तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इसे और इससे अधिक प्राप्त करने के लिए हमें अनेक संरचनात्मक सुधार जारी रखने की आवश्यकता है। पिछले 5 वर्षों में हमने अनेक बड़े सुधार, खासकर अप्रत्यक्ष कराधान, दिवालियापन, रियल एस्टेट में देखे हैं। जब संसद में यहाँ ये सुधार हो रहे थे, तब आम आदमी के व्यवसाय में सहायता करने के लिए मुद्रा ऋणों के जरिए उसका जीवन बदल रहा था और अनेक कार्यक्रमों के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जा रहा था कि उसकी रसोई धुआं मुक्त हो, उसके मकान को बिजली कनेक्शन मिले और घरों में शौचालयों के प्रावधान के साथ महिलाओं की गरिमा को सम्मान दिया जा रहा था। कायाकल्प संबंधी प्रमुख सुधारों के रूप में भी आम आदमी की सेवा की गई और इसे जारी रखने के लिए हमें अवसंरचना, डिजिटल अर्थव्यवस्था और छोटी तथा मध्यम फर्मों में रोजगार सृजन में भारी निवेश की करने की आवश्यकता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, भारतीय अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन तक पहुंचने में 55 वर्ष से भी अधिक समय लगा, किंतु जब देश और उसके लोगों के हृदय आशा, विश्वास और आकांक्षा से भरे हुए हैं, हमने 5 वर्षों में $1 ट्रिलियन की राशि जोड़ दी है। जैसा कि मैंने कहा कि आज हम लगभग $3 ट्रिलियन के स्तर के करीब हैं। इसलिए जब हम 5 ट्रिलियन के स्तर तक पहुंचने की आकांक्षा करते हैं, तो यदि यह संभव हो सके तो बहुत बड़ा आश्चर्य होगा। यदि हम अपने नागरिकों के पुरुषार्थ या इस सदन में उपस्थित समर्पित नेतृत्व द्वारा की गई प्रगति के लिए उनकी अंतर्निहित इच्छा के साथ परिपूर्ण उनके मानवीय अनुकरण के लक्ष्य की सराहना कर सकते हैं, तो यह गौरवपूर्ण लक्ष्य प्राप्त किए जाने योग्य है। भारत के निजी क्षेत्र के सभी उद्योगों, चाहे वे लघु हों, मध्यम हों या बड़े हों, ने हमारी विकसित होती अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। मैं उद्योग के एक प्रमुख नेता के शब्दों को याद दिलाना चाहूंगी, जिसमें उन्होंने कहा था कि आजादी से पूर्व और आजादी के बाद उनकी कंपनी की वृद्धि सदैव भारत के विकास के अनुरूप रही है। इसलिए यदि आजादी से पूर्व इंडिया इंक ने स्वदेशी को समझा था, तो आज वे मेक इन इंडिया को समझते हैं। हम विधि सम्मत लाभ की कमाई को नीची नजर से नहीं देखते हैं। नीतिगत अधःपतन और लाइसेंस कोटा नियंत्रण व्यवस्थाओं के दिन लद गए हैं। इंडिया इंक भारत के रोजगार के सृजन करता है, वे राष्ट्र की संपदा के सृजन करता है।
साथ ही आपसी विश्वास के साथ हम उत्प्रेरक तीव्र गति का लाभ उठा सकते हैं और निरंतर राष्ट्रीय विकास प्राप्त कर सकते हैं। घर और विदेशी निवेश के नैतिकता संबंध चक्र की शुरुआत के लिए संरचना के एक भाग के रूप में अनेक पहलों का प्रस्ताव करना चाहती हूँ। संबद्धता किसी अर्थव्यवस्था की जीवन शक्ति होती है। सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, औद्योगिक गलियारों, समर्पित माल भाड़ा गलियारों, भारतमाला और सागरमाला परियोजनाओं, जलमार्ग विकास और उड़ान परियोजनाओं के जरिए भौतिक संबद्धता के सभी रूपों को व्यापक बढ़ावा दिया है। औद्योगिक गलियारों से जल ग्रहण क्षेत्रों में अपेक्षाकृत अधिक औद्योगिक निवेश के लिए अवसंरचना की उपलब्धता बेहतर होगी। समर्पित माल भाड़ा गलियारों से हमारे रेल नेटवर्क की भीड़ भाड़ कम होगी, जिससे आम आदमी को लाभ होगा। भारतमाला के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम से राष्ट्रीय सड़क गलियारों और राजमार्गों के विकास में मदद मिलेगी, जबकि सागर माला से पत्तन की संबद्धता, आधुनिकीकरण और पत्तन से संबद्ध औद्योगिकीकरण में वृद्धि होगी। यदि सागर माला का उद्देश्य विदेशी व्यापार के लिए अवसंरचना में सुधार लाना है, तो यह समान रूप से गरीब आदमी की परिवहन व्यवस्था भी है। जलमार्ग परिवहन के रास्ते सस्ते साधन के रूप में सिद्ध हुए हैं। राष्ट्रीय जलमार्गों पर नौवहन की क्षमता संवर्धन के लिए जल मार्ग विकास परियोजना का उद्देश्य आंतरिक जल परिवहन के जरिए किए गए आंतरिक व्यापार को सुचारू बनाना है। इन पहलों से परिवहन की लागत और घरेलू उत्पादिता वस्तुओं की प्रतिस्पर्धा बढ़कर लॉजिस्टिक में भारी सुधार आएगा। इन पहलों से परिवहन की लागत घटेगी, घरेलू उत्पादित वस्तुओं की प्रतिस्पर्धा बढ़कर लॉजिस्टिक्स में भारी सुधार आएगा। उड़ान स्कीम से छोटे शहर वायु मार्ग से जुड़ रहे हैं तथा हमारे देश के समान नागरिक हवाई यात्रा का लाभ उठाने में सक्षम हो रहे हैं। इन सभी कार्यक्रमों से ग्रामीण और शहरी विभाजन को पाटने में भी मदद मिल रही है। दुनिया के तीसरे सबसे बड़े घरेलू उड्डयन बाजार के रूप में अब भारत के लिए अपनी जमीन से हवाई जहाजों के वित्त पोषण और लीज करने की गतिविधियों में प्रवेश करने का समय आ गया है। यह भारत के वित्तीय विशेष आर्थिक जोनों SEZ नामक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में उपलब्ध कारोबार के अवसरों का लाभ उठाने के अतिरिक्त उद्यम वित्त अवस्था में महत्वाकांक्षी रोजगारों का सृजन करते हुए एक आत्मनिर्भर उड्डयन उद्योग के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। सरकार इस प्रकार की गतिविधियों के लिए भारत को एक हब बनाने हेतु विनियामक रोड मैप के अनिवार्य तत्वों को क्रियान्वित करेगी। भारत में अनुरक्षण, मरम्मत तथा ओवरहॉल हमारो उद्यम योग के विकास के लिए एक सक्षम पारिस्थितिकी मुहैया कराने के लिए इस महत्वपूर्ण उड्डयन क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए भारत के इंजीनियरिंग के लाभ और क्षमता का फायदा उठाने का प्रस्ताव किया जाता है। सरकार देश में SRO के विकास के लिए अनुकूल माहौल बनाने हेतु उपयुक्त नीतिगत हस्तक्षेपों को अंगीकृत करेगी। कुल 300 किलोमीटर की लंबाई वाले मार्ग की नई मेट्रो रेल परियोजनाओं को 2018-19 के दौरान मंजूरी दी गई थी। साथ ही 2019 के दौरान लगभग 210 किलोमीटर मेट्रो लाइनों पर प्रचालन शुरू हो गया है। इसके चलने के साथ देश भर में 657 किलोमीटर का मेट्रो रेल नेटवर्क प्रचालनरत है। 657 किलोमीटर राष्ट्रीय साझा चलायमान कार्ड NCMC मानकों पर आधारित परिवहन हेतु भारत के स्वदेश में विकसित पहले भुगतान पारिस्थितिकी का माननीय प्रधानमंत्री द्वारा मार्च 2019 को उद्घाटन किया गया था। इससे लोग देश भर में मेट्रो सेवाओं तथा चुंगी कर सहित विभिन्न प्रकार के परिवहन प्रभावों का भुगतान करने में सक्षम होगा। यह अंतर प्रचालन योग्य परिवहन कार्ड रुपे कार्ड से चलना है और इससे कार्ड धारक इनकी बस यात्रा, चुंगी कर, पार्किंग प्रभार, खुदरा खरीदारी का भुगतान कर सकेंगे तथा धन की निकासी भी कर सकेंगे। मंत्रिमंडल के अनुमोदन के पश्चात 3 वर्ष की अवधि के लिए
10,000 करोड़ के परिव्यय के साथ फेस FME योजना फेस 2 2019 के वित्तीय चरण की शुरुआत 1 अप्रैल 2019 को की गई। इस योजना का मुख्य उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर प्रोत्साहन की पेशकश करके तथा इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए आवश्यक चार्जिंग अवसंरचना स्थापित करके इलेक्ट्रिक वाहनों को शीघ्रता से अपनाने का प्रोत्साहन देना है। इस योजना के अंतर्गत केवल उन्नत बैटरी वाले और पंजीकृत ई वाहनों को ही प्रोत्साहन दिया जाएगा, जिसमें आम आदमी के लिए किफायती और पर्यावरण अनुकूल सार्वजनिक परिवहन का विकल्प मुहैया कराने पर अधिक बल दिया गया है। सरकार राष्ट्रीय राजमार्ग कार्यक्रम को यह सुनिश्चित करने के लिए व्यापक रूप से पुनर्संरचित करेगी कि वित्तीय रूप से वहनीय मॉडल का प्रयोग करते हुए वांछनीय लंबाई और क्षमता वाला राष्ट्रीय राजमार्ग ग्रिड बनाया जा सके, जहां भारतमाला परियोजना का प्रथम चरण शीघ्र ही पूरा होने की संभावना है। वहीं वित्तीय चरण में राज्यों को सड़क नेटवर्क विकसित करने में मदद की जाएगी। हमें हमारे अंतर्देशीय जलमार्ग विकसित कराने की आवश्यकता है ताकि सड़क और राजमार्ग से आवाजाही होने वाले अंतर्देशीय कार्गों के एक बड़े हिस्से को जलमार्ग से भेजा जा सके। सरकार कार्गो परिवहन के लिए नदियों के प्रयोग पर विचार कर रही है, जिससे सड़कों और रेल मार्गों से भीड़ कम करने में भी मदद मिलेगी। गंगा नदी की नौवहन क्षमता बढ़ाने की जलमार्ग विकास परियोजना के भाग के रूप में वाराणसी में एक मल्टी मॉडल टर्मिनल नवंबर 2018 में शुरू हो गया है तथा साहिबगंज और हल्दिया में ऐसे 2 टर्मिनल तथा फरक्का में एक नेविगेशनल लॉक का कार्य 2019-20 में पूरा हो जाएगा। गंगा नदी पर कार्गो की आवाजाही अगले 4 वर्षों में लगभग 4 गुना बढ़ जाने का अनुमान है। इससे माल और यात्रियों की आवाजाही सस्ती होगी और हमारे आयात बिल में कमी आएगी। अनुमान है कि 2018-2030 के बीच रेल अवसंरचना के लिए 50 लाख करोड़ के निवेश की आवश्यकता होगी। इससे देखते हुए रेलवे का पूंजी परिव्यय प्रति वर्ष 1.5 से 1.6 लाख करोड़ रुपए है। सभी मंजूर परियोजनाएं पूरी करने में कई दशक लग जाएंगे। अतः यह प्रस्ताव किया जाता है कि तीव्र विकास और पटरियां बिछाने, रेलिंग स्टॉक, विनिर्माण और यात्री माल भाड़ा सेवाओं की सुपुर्दगी के लिए सरकारी निजी भागीदारी का इस्तेमाल किया जाए। कनेक्टिविटी अवसंरचना को अगले स्तर पर ले जाने के लिए हम एक देश एक ग्रिड, जिससे सभी राज्यों को किफायती दरों पर बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित हुई है। हमने पहले एक राष्ट्र एक कार्ड की बात की गई थी, अब हमने एक ग्रिड एक देश एक ग्रिड की बात की है। इस सफल बिजली कनेक्टिविटी मॉडल को अपनाएंगे। मैं गैस ग्रिड, जल ग्रिड, हाईवे और क्षेत्रीय हवाई अड्डों के विकास के लिए इस वर्ष एक ब्लूप्रिंट लाने का प्रस्ताव करती हूँ। पुराने और अकार्यक्षम संयंत्रों को बंद करने तथा प्राकृतिक गैस की कमी के कारण हम उस स्तर पर इसको हमेशा करते हैं। पुराने और अकार्यक्षम संयंत्रों को बंद करने तथा प्राकृतिक गैस की कमी के कारण गैस संयंत्र की क्षमता के न्यूनतम उपयोग की समस्या के समाधान पर बनी उच्च स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति की सिफारिशों को अब क्रियान्वित किया जाएगा। हमारी सरकार ने 2015 में उज्ज्वल डिस्कॉम आश्वासन योजना उदय की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य डिस्कॉम के वित्तीय और प्रचालन का कायापलट करना था। सरकार इस स्कीम के निष्पादन की जांच कर रही है तथा इसमें और अधिक सुधार लाया जाएगा। हम क्रॉस सब्सिडी प्रभार, खुली बिक्री पर अवांछनीय शुल्क और औद्योगिक और बिजली के अन्य उपभोक्ताओं के लिए कैप्टिव जनरेशन जैसे अवरोधों को हटाने के लिए राज्य सरकारों के साथ कार्य करेंगे। इन संरचनात्मक सुधारों के अतिरिक्त प्रशुल्क नीति में महत्वपूर्ण सुधार किए जाने की आवश्यकता है।
विद्युत क्षेत्र के प्रशुल्क और संरचनात्मक सुधारों के पैकेज की घोषणा की जाएगी। यह प्रस्ताव किया जाता है कि रेंटल हाउसिंग के बढ़ावा देने के लिए कई सुधार किए जाएंगे। वर्तमान किराया कानून अनुसी है क्योंकि इसमें किराएदार और किराए पर देने वालों के बीच के संबंध पर वास्तविक और न्याय संगत विचार नहीं किया जाता है। एक आदर्श किराया कानून बनाया जाएगा और राज्यों को परिचालित किया जाएगा। देश भर में केंद्रीय मंत्रालयों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा आधारित भूखंडों पर वृहद सार्वजनिक अवसंरचना का निर्माण किया जा सकता है। संयुक्त विकास और रियायत जैसे नवाचारी साधनों के जरिए सार्वजनिक अवसंरचना तथा किफायती आवास निर्माण संबंधी कार्य किए जाएंगे। MSME के लिए क्रेडिट की सुलभता हेतु सरकार ने एक समर्पित ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से 59 मिनट के भीतर MSME को 1 करोड़ रुपए तक ऋण मुहैया कराने की शुरुआत की है। MSME के लिए ब्याज माफी के तहत GST में पंजीकृत सभी MSME के लिए नए और पुराने ऋणों पर 2% की ब्याज माफी हेतु वित्त वर्ष 2019-20 के लिए 350 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। 2019-20 for 2% interest subvention आपूर्तिकर्ताओं इससे पहले ये कार्य किया गया है। आपूर्तिकर्ताओं और संविदाकर्ताओं विशेषतः SME और MSME को सरकारी भुगतान नकद प्रवाह का एक मुख्य स्रोत है। इन भुगतानों में विलंब होने की स्थिति में कारोबारी धारणा के साथ साथ SME कार्यक्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार के विलंबों से कर संग्रहण पर प्रभाव पड़ता है। आपूर्ति श्रृंखला भी बाधित होती है और बैंक ऋण NPA बन जाते हैं। यदि भुगतान के इन विलंबों को समाप्त किया जाए तो MSME में भारी निवेश होगा। सरकार MSME के लिए एक भुगतान प्लेटफॉर्म सृजित करेगी। इसका वार्षिक जो टर्नओवर है 1.5 करोड़ होगा और एक नई योजना जो प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन योजना है इस स्कीम में नामांकन की प्रक्रिया को सरल रखा जाएगा, जिसमें केवल आधार और बैंक खाता की आवश्यकता होगी और शेष स्व घोषणा पर निर्भर होगा। हम मानते हैं कि निवेश प्रेरित विकास के लिए कम लागत वाली पूंजी सुलभ होने की आवश्यकता है। यह अनुमान है कि भारत को प्रति वर्ष औसत 20 लाख करोड़ रुपए प्रति वर्ष 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश की आवश्यकता है। अवसंरचना के वित्त पोषण के लिए पूंजी स्रोत बढ़ाने के लिए कई उपाय किए जाने का प्रस्ताव किया जाता है। क्रेडिट गारंटी वर्धन निगम, जिसके लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियम अधिसूचित किए गए हैं, को 2019-20 में सत्यापित किया जाएगा। अवसंरचना क्षेत्र पर विशेष ध्यान केंद्रित करने के लिए कॉर्पोरेट रेपो, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप इत्यादि के लिए बाजारों को गहन करने सहित दीर्घावधिक बॉन्डों के लिए बाजार को गहन करने हेतु एक कार्रवाई योजना लाई जाएगी। IDF NBFC द्वारा निगमित ऋण प्रतिभूतियों में FII FPI द्वारा किए गए निवेश को निर्दिष्ट लॉक इन अवधि के भीतर किसी भी घरेलू निवेशक को अंतरित किए जाने, बेचे जाने की अनुमति दिए जाने का प्रस्ताव किया जाता है। Non-bank finance companies, the IDF NBFCs, to be transferred कॉर्पोरेट ऋण बाजार अवसंरचना क्षेत्र के महत्वपूर्ण होते हैं। यद्यपि बॉन्ड निर्गमन की संख्या और मूल्य में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन पिछले 2 वर्षों में इसमें कमी आई है। बाजार निजी प्लेसमेंट के पक्ष में नजर आता है। बॉन्ड के बाजारों को गहन करने की आवश्यकता को देखते हुए कई उपाय किए जाने का प्रस्ताव किया जाता है। उसमें स्टॉक एक्सचेंजों को लेटरल के रूप में AA दर्जा वाले बॉन्ड की अनुमति दिए जाने के संदाय बनाए जा सके और ISIN की कैपिंग से पैदा हुए मुद्दों सहित कॉर्पोरेट बॉन्ड के लिए ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के प्रयोक्ता अनुकूलता की समीक्षा की जाएगी।
including issues ये सही समय है कि सूचीबद्ध कंपनियों में न्यूनतम सरकारी शेयरधारकता बढ़ाने पर विचार किया जाए। मैंने सेबी से वर्तमान न्यूनतम राशि 25% से बढ़ाकर 35% करने के लिए कहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए पूंजी के मुख्य स्रोत के रूप में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के लिए सुव्यवस्थित और निर्बाध निवेश अनुभव सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है। पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, इसलिए विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के लिए मौजूदा अपने ग्राहक को जानो KYC मानदंडों को युक्ति संगत बनाने और दुरुस्त करने का प्रस्ताव है, जिससे कि सीमा पार पूंजी प्रवाह की अखंडता से समझौता किए बगैर इसे अधिकाधिक निवेशक अनुकूल बनाया जा सके। अब पूंजी बाजारों को जन सामान्य के निकट ले जाने और समावेशी विकास और वित्तीय समावेशन से संबंधित विभिन्न सामाजिक कल्याण के उद्देश्यों को पूरा करने का समय आ गया है। सामाजिक कल्याण के उद्देश्यों को हासिल करने के लिए कार्य करने वाले सामाजिक उद्यमों और स्वैच्छिक संगठनों को सूचीबद्ध करने के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के विनियामक दायरे में इलेक्ट्रॉनिक फंड रेजिंग प्लेटफॉर्म सोशल स्टॉक एक्सचेंज बनाने के लिए मैं कदम उठाने का प्रस्ताव करती हूँ, ताकि वे इक्विटी ऋण या म्यूचुअल फंड की तरह यूनिट के रूप में पूंजी जुटा सकें। For listing social enterprises and voluntary organizations working for the realization of a social welfare objective, राजकोषीय हुंडियों और सरकार द्वारा जारी प्रतिभूतियों में खुदरा निवेशकों से निवेश कराना महत्वपूर्ण है। रिजर्व बैंक द्वारा किए गए प्रयास के अनुपूरक के रूप में स्टॉक एक्सचेंजों का उपयोग करते हुए अधिक संस्थागत गतिविधियों की आवश्यकता होगी। इस प्रयोजन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक में जमाकर्ताओं और सेबी में जमाकर्ताओं की परस्पर प्रभावोत्पादकता अनिवार्य होगी। इससे भारतीय रिजर्व बैंक और निक्षेपागार लेजर के बीच राजकोषीय हुंडियों और सरकारी प्रतिभूतियों का निर्बाध अंतरण समर्थ बनाया जा सके। इसके संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक और सेबी के साथ परामर्श करके सरकार आवश्यक उपाय करेगी। वैश्विक अड़चनों के बावजूद भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अंतर्वाह सुदृढ़ बना रहा। अध्यक्ष महोदय, वैश्विक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश प्रवाह 2018 में 13% गिरकर पिछले वर्ष के 1.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से 1.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर पर आ गया। UNCTAD के विश्व निवेश रिपोर्ट 2019 के अनुसार यह तीसरी लगातार वार्षिक गिरावट थी। 2018-19 में भारत का विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अंतर्वाह 64.375 बिलियन अमेरिकी डॉलर पर मजबूत रहा। इसमें पिछले वर्ष की तुलना में 6% की वृद्धि दर्ज की गई। तो ये 6% की वृद्धि आप देख सकते हैं हमने दर्ज की। भारत को अधिक आकर्षक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का गंतव्य स्थान बनाने के लिए मैं इस आय को और अधिक समीक्षित करने का प्रस्ताव रखती हूँ। सरकार सभी हितधारकों के साथ परामर्श करके विमानन, मीडिया, एनिमेशन, AVGC और बीमा क्षेत्र में और अधिक FDI खोलने के सुझावों की जांच करेगी। 100% विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की बीमा मध्यस्थताओं के लिए अनुमति दी जाएगी। एकल ब्रांड के खुदरा क्षेत्र में FDI के लिए स्थानीय स्रोत के मानदंडों को आसान बनाया जाएगा। एकल खुदरा, यह उचित समय है कि भारत न केवल माल और सेवाओं के उत्पादन की वैश्विक मूल्य श्रृंखला का अभिन्न अंग बने, अपितु वैश्विक बचत जुटाने के लिए वैश्विक वित्तीय प्रणाली का हिस्सा बने, जो अधिकांशतः पेंशन, बीमा और सॉवरेन वेल्थ फंड में संस्था का रूप ले चुके हैं। सरकार एंकर के रूप में राष्ट्रीय अवसंरचना निवेश निधि MRIF का उपयोग करके वार्षिक वैश्विक निवेशक सम्मेलन आयोजित करने पर विचार कर रही है।
इसमें सभी 3 श्रेणियों के वैश्विक प्रतिस्पर्धी, शीर्ष के उद्योगपति, कॉर्पोरेट होंचो, शीर्ष के पेंशन, बीमा, संप्रभु संपत्ति निधियां और सर्वोत्तम डिजिटल प्रौद्योगिकी उद्यम निधियों को आमंत्रित किया जाना है। टॉप पेंशन इंश्योरेंस सॉवरेन वेल्थ फंड्स, टॉप पेंशन सीमा पार निवेश जुटाने का एक महत्वपूर्ण कारक एफपीआई के पास निवेश योग्य स्टॉक की उपलब्धता है। स्टॉक लक्षित निवेश से निष्क्रिय निवेश की ओर धीरे धीरे बदलाव को देखते हुए यह मुद्दा और अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है, जिसके द्वारा निधियां वैश्विक सूचकांकों का अनुसरण करती है जो उपलब्ध अस्थिर स्टॉक पर निर्भर करती है। तदनुसार कंपनी में एफपीआई निवेश के लिए सामूहिक सीमा 24% से बढ़ाकर क्षेत्रीय विदेशी निवेश सीमा तक करने का प्रस्ताव रखती हूँ। To sectoral foreign investment limit इसमें संबंधित कॉर्पोरेटों को न्यूनतम सीमा राशि सीमित करने का विकल्प दिया जाता है। sectoral foreign investment limit with option given to the concerned corporate to limit it to a lower threshold. यद्यपि भारत विश्व का शीर्ष विप्रेशन प्राप्त करता है, भारतीय पूंजी बाजार में अनिवासी भारतीयों का निवेश तुलनात्मक दृष्टि से कम है। भारतीय इक्विटी तक अनिवासी भारतीयों को निर्बाध पहुंच मुहैया कराने की दृष्टि से मैं एनआरआई पोर्टफोलियो निवेश स्कीम मार्ग का विदेशी पोर्टफोलियो निवेश मांग में विलय करने का प्रस्ताव रखती हूँ। पिछले 5 वर्षों में अवसंरचना निवेश न्यास, स्थावर संपदा निवेश न्यास जैसी नई और नवोन्मेषी लिखतें शुरू की गई हैं तथा अवसंरचना निवेश बढ़ाने के लिए ब्राउनफील्ड आस्ती आधुनिकीकरण कार्यनीति के भाग में, जिसके बारे में मैंने 1 मिनट पहले बताया था, टोल ऑपरेट अंतरण जैसे मॉडल्स शुरू किए गए हैं। ब्राउनफील्ड आस्ती मुद्रीकरण में भारत को समुचित सफलता मिली है और अनेक निवेश आईटी और एक आईईआरईआईटी संव्यवहार पहले ही पूरा हो चुका है। इसके अतिरिक्त भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने एक टोल ऑपरेट अंतरण संव्यवहार किया। इन लिखतों और मॉडलों के जरिए जुटाए गए संरचीय संसाधन 24,000 करोड़ से अधिक हैं। Additionally, the National Highways Authority (NHAI) carried out one TOT transaction. अध्यक्ष महोदय, ये 24,000 करोड़ से भी अधिक हैं। Through these instruments and models, Speaker sir, प्रौद्योगिकी और उपग्रह प्रक्षेपित करने की क्षमता एवं वैश्विक कम लागत पर अंतरिक्ष उत्पादों के साथ भारत प्रमुख अंतरिक्ष शक्ति के रूप में उभरा है। अब समय आ गया है कि इस क्षमता का वाणिज्यिक उपयोग हो। एक सरकारी क्षेत्र का उद्यम अर्थात न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड को इसरो द्वारा किए गए अनुसंधान और विकास के लाभों को काम में लाने के लिए अंतरिक्ष विभाग की नई वाणिज्यिक शाखा के रूप में शामिल किया गया है। यह कंपनी विभिन्न अंतरिक्ष उत्पादों के वाणिज्यीकरण का नेतृत्व करेगी। इसमें लॉन्च व्हीकल का उत्पादन, प्रौद्योगिकियों का अंतरण और अंतरिक्ष उत्पादों का विपणन शामिल है। महोदय, अभी तक मैंने जो विभिन्न तरीके हैं जिससे हम एक बड़े स्तर पर हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी पर आ सकते हैं, वो लक्ष्य हम प्राप्त कर सकते हैं। अब मैं अपने आप को उन मुद्दों तक सीमित करूंगी जहां वो ग्रामीण मुद्दों से जुड़े हुए हैं। ग्रामीण भारत के बारे में बताना चाहूंगी कि हमने क्या प्रयास किए हैं कि हम कैसे अपनी अर्थव्यवस्था को सुधार कर सकें। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि भारत की आत्मा इसके गांवों में बसती है। इस वर्ष जब हम महात्मा गांधी का 150वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, मेरा अनुरोध है कि हमारी सरकार अंत्योदय को अपने सभी प्रयासों में प्राथमिकता दें। हम जो कुछ भी करते हैं उसका केंद्र बिंदु हमारे लक्ष्य के रूप में गांव, गरीब और किसान हैं। किसान केंद्र बिंदु है हमारे हर एक कार्यक्रम में। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की उज्ज्वला योजना और सौभाग्य योजना नामक 2 प्रमुख पहलों ने
प्रत्येक ग्रामीण परिवार के जीवन को बदल दिया है। उनके जीवन को आसान बनाने में नाटकीय सुधार आया है। स्वच्छ रसोई गैस की परिवार को सुलभता में 7 करोड़ से अधिक LPG कनेक्शन देने की व्यवस्था के जरिए अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। सभी गांव और देश भर में लगभग 100% परिवारों को बिजली प्रदान की गई है। सक्षम कार्यान्वयन और इसे उत्साहपूर्वक अपनाए जाने की वजह से ग्रामीण परिवारों के लिए ऊर्जा की सुलभता में महत्वपूर्ण सुधार आया है। 2022 तक अर्थात भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष तक मैं राष्ट्र को आश्वासन देना चाहूंगी कि जो परिवार कनेक्शन लेने के इच्छुक नहीं हैं, उनको छोड़कर प्रत्येक जो ग्रामीण परिवार है जिसमें उनको छोड़कर के जो इच्छुक नहीं हैं, उनको छोड़कर प्रत्येक ग्रामीण परिवार को बिजली और स्वच्छ रसोई की सुविधा मिलेगी। ये इसे समझना होगा महत्वपूर्ण है अध्यक्ष महोदय कि जो अनिच्छुक हैं उनको छोड़कर उनको सबको बिजली और स्वच्छ रसोई की सुविधा मिलेगी। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का लक्ष्य 2022 तक सबके लिए आवास के उद्देश्य को हासिल करना है। पिछले 5 वर्षों में कुल 1.54 करोड़ ग्रामीण घर पूरे किए गए हैं। PMAY की के दूसरे चरण में 2019-20 से 2021-22 के दौरान पात्र लाभार्थियों को 1.95 करोड़ आवास मुहैया कराने का प्रस्ताव है। 1.95 करोड़ आवास इनका प्रस्ताव है जो पात्र लाभार्थियों को मिलेगा। ये आवास शौचालय, बिजली और LPG कनेक्शन जैसी सुविधाओं के साथ दिए जा रहे हैं। प्रौद्योगिकी प्रत्यक्ष लाभ अंतरण मंच और प्रौद्योगिकी निवेशियों के उपयोग में आवासों को पूरा किए जाने हेतु दिनों की औसत संख्या 2015-16 में 314 दिनों से घटाकर 2017-18 में 114 दिन कर दी गई है। इसमें हमें 314 दिन लगे महोदय, अब ये सिर्फ 114 दिन हो गया है। कृपया मैं इसको दोहराना चाहती हूँ, ये जो घर है उसके लिए 314 दिन पहले जो लगते थे 17-18 में, 15-16 में, 17-18 में अब इसे सिर्फ 114 दिन हो गया है। ये इसी वजह से जो हमारी उपलब्धियां हैं वो बढ़ती जा रही हैं। मत्स्य पालन और मछुआरा समुदायों को कृषि में शामिल कर दिया गया है। मत्स्य पालन और मछुआरा समुदाय को इसमें शामिल किया गया है और ग्रामीण भारत के लिए महत्वपूर्ण है। एक संकेंद्रित योजना प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के माध्यम से मात्स्यिकी विभाग एक सुदृढ़ मात्स्यिकी ढांचा की स्थापना करेगा। वे मूल्य श्रृंखला को सुदृढ़ करने संबंधी महत्वपूर्ण खामियों का समाधान करेंगे, जिसमें अवसंरचना, आधुनिकीकरण, पता लगाने की योग्यता, उत्पादन, उत्पादकता, पैदावार प्रबंध और गुणवत्ता नियंत्रण शामिल हैं। ग्राम सड़क योजना has brought प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत से सामाजिक आर्थिक लाभ मिले हैं। पात्र बस्तियों की व्यापक संपर्कता तेजी से हासिल करने के लिए पात्र और व्यवहार्य बस्तियों को जोड़ने के लक्ष्य को 2022 से पहले 2019 में पूरा करना निर्धारित किया गया है। यह बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि ऐसे 97% बस्तियों को अब सभी मौसम में संपर्कता प्रदान की गई। यह पिछले 1000 दिनों में प्रतिदिन 130 से 135 किलोमीटर सड़क निर्माण की उच्च गति को बरकरार रखकर संभव हो सका है। सतत विकास के एजेंडा के प्रति समर्पित होकर हरित प्रौद्योगिकी, अपशिष्ट प्लास्टिक और कोल्ड मिक्स प्रौद्योगिकी का उपयोग करके 30,000 किलोमीटर PMGSY सड़कें बनाई गई हैं। इसके द्वारा कार्बन फुटप्रिंट कम किया गया है। बदलते आर्थिक परिदृश्य के साथ गांवों को ग्रामीण बाजारों से जोड़ने वाली सड़कों का उन्नयन करना
महत्वपूर्ण हो गया है। इसके लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 3 में 80,250 करोड़ की अनुमानित लागत से आगामी 5 वर्षों में 1,25,000 किलोमीटर सड़क का उन्नयन करने की परिकल्पना है। इस तथ्य पर विचार करते हुए कि अधिकांश जनता 80,250 किलोमीटर की जो सड़क है उससे उन्नयन किया जाएगा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे फेज में, और इसकी जो लागत है अनुमानित वो 80,250 करोड़ रुपए है। इस तथ्य पर विचार करते हुए कि अधिकांश जनता अभी गांवों में रहती है और कृषि एवं पारंपरिक उद्योग पर निर्भर है, पारंपरिक उद्योगों का उन्नयन और पुनर्सृजन निधि स्कीम का लक्ष्य पारंपरिक उद्योगों को अधिकाधिक उत्पादक, लाभदायक और धारणीय रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए सक्षम बनाने हेतु क्लस्टर आधारित विकास सुसाध्य बनाने के लिए आधिकारिक सामान्य सुविधा केंद्र स्थापित करना है। स्वकेंद्रित क्षेत्र बांस, मधु और खादी क्लस्टर हैं। SFURTI के अंतर्गत 2019-20 के दौरान 100 नए क्लस्टर की स्थापना करना है, जिससे 50,000 शिल्पकारों को आर्थिक मूल्य श्रृंखला में शामिल होने के लिए सम्मत बनाया जाएगा। इसके अतिरिक्त ऐसे उद्योगों की प्रौद्योगिकी सुधारने के लिए आजीविका बिजनेस इंक्यूबेटर और प्रौद्योगिकी बिजनेस इंक्यूबेटर स्थापित करने के लिए नवाचार, ग्रामीण उद्योग और उद्यमिता के संवर्धन के लिए स्कीम को समेकित किया गया है। इस स्कीम के अंतर्गत कृषि ग्रामीण उद्योग के क्षेत्रों में 75,000 कुशल उद्यमी के विकास हेतु 2019-20 में 80 आजीविका बिजनेस इंक्यूबेटर और 20 प्रौद्योगिकी बिजनेस इंक्यूबेटर स्थापित करने की परिकल्पना की गई है। हम कृषि अवसंरचना में व्यापक निवेश करेंगे। अध्यक्ष महोदय, नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए बाड़े से बांस और टिम्बर जैसे संबद्ध क्रियाकलापों के खेत से किसानों की फसल हेतु मूल्यवर्धन के कार्य में लगे निजी उद्यमशीलता को हम सहायता करेंगे। अन्नदाता ऊर्जादाता भी हो सकता है। अन्नदाता ऊर्जादाता बनाने के लिए बहुत सारे हमारे प्रोग्राम्स हैं। डेयरिंग थ्रू कोऑपरेटिव्स शैल पशु चारा विनिर्माण, मामूली खरीद, प्रक्रियान्वयन और विपणन के लिए अवसंरचना का सृजन करके सहकारिता के माध्यम से डेयरी कार्य को भी बढ़ावा दिया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, मैं हमारे उन किसानों की सराहना करती हूँ जिन्होंने दालों के मामले में भारत को आत्मनिर्भर बनाया है। पिछले 1.5 साल में किया है, उसके लिए उनको मैं बधाई देना चाहती हूँ। मुझे विश्वास है कि तिलहनों के उत्पादन में भी उन्हें ऐसी सफलता मिलेगी। हम उम्मीद रखते हैं हमारे किसान ऐसे ही सफलता पाएंगे और इम्पोर्ट बिल शैल बी रिड्यूस। उनकी सेवा द्वारा हमारा आयात बिल कम होगा। किसानों के लिए अर्थव्यवस्था का मान सुनिश्चित करने के लिए हम अगले 5 वर्षों में 10,000 नए किसान उत्पादक संगठन बनाने की आशा करते हैं। इससे आने वाले 5 वर्षों में उन्हें काफी लाभ होगी। ई नाम से किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए यह सरकार राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम करेगी। कृषि उत्पाद विपणन सहकारिता अधिनियम से किसानों को अपनी फसल के लिए उचित मूल्य प्राप्त करने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। व्यवसाय करना आसान बनाना और जीवन आसान बनाना दोनों किसानों के लिए भी लागू होना चाहिए। हम उस स्थिति में वापस आ जाएंगे जिसमें किसानों के लिए बजट आवंटित करने की आवश्यकता नहीं होगी
महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगी कि हम फिर से उसी आधार पे आएंगे जहाँ पे जीरो बजट फार्मिंग, हमें इस नवाचार मॉडल को दोहराने की जरूरत है जिसके माध्यम से, और ये कोई नई बात नहीं है, इसलिए हम वापस से उस मूल पे आ जाएंगे और इसके लिए राज्यों में इस कार्य के लिए किसानों को पहले ही प्रशिक्षित किया गया है और हमें इसे दोहराने की आवश्यकता है। और कुछ राज्यों में किसानों को प्रशिक्षित किए जा रहे हैं। ऐसे कदम उठाने से स्वतंत्रता के 75वें वर्ष तक हमारे किसानों की आय दुगनी हो सकती है। भारत की जल सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए सभी भारतीय नागरिकों को सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध करवाना सरकार की प्राथमिकता है। जल संसाधन मंत्रालय नदी विकास एवं गंगा संरक्षण तथा पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय को मिलाकर जल शक्ति मंत्रालय का गठन कर इस दिशा में मुख्य कदम उठाया गया है। ये इन सभी मंत्रालयों को मिलाकर ये नया मंत्रालय बनाया गया है। ये नया मंत्रालय अपने जल संसाधनों और जल आपूर्ति का समेकित और सामूहिक रूप से प्रबंधन करेगा। जल जीवन मिशन के तहत 2024 तक सभी ग्रामीण परिवारों को हर घर जल पाइपलाइन जल आपूर्ति सुनिश्चित करते हुए राज्यों के साथ मिलकर कार्य करेगा। यह मिशन पेयजल और स्वच्छता विभाग के तहत स्थानीय स्तर पर जल के प्रबंधन की समेकित मांग और आपूर्ति पर ध्यान केंद्रित करेगा, जिसमें वर्षा जल संचय, भूमि जल संभरण और परिवारों के अपशिष्ट जल का कृषि के लिए पुनः प्रयोग जैसे साधनों को बनाए रखने हेतु स्थानीय अवसंरचना का निर्माण स्थापना शामिल है। जल जीवन मिशन देश भर में सतत जल आपूर्ति प्रबंधन के लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु अन्य केंद्रीय एवं राज्य सरकारों की योजना के साथ जुड़ जाएगा। सरकार ने 1592 ब्लॉकों की पहचान की है जहां स्थिति दयनीय है और उनका अत्यधिक दोहन किया गया है। ये ब्लॉक जल शक्ति अभियान के 256 जिलों में फैले हैं। विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत उपलब्ध निधियों का प्रयोग करने के अलावा सरकार इस उद्देश्य के लिए प्रतिपूरक वन रोपण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण के अंतर्गत उपलब्ध अतिरिक्त निधियों का प्रयोग करने की संभावना की भी तलाश करेगी। अध्यक्ष महोदय, स्वच्छ भारत अभियान ने व्यापक स्वास्थ्य और पर्यावरण लाभ प्रदान करने के अलग राष्ट्रीय चेतना को जगाया है। वर्ष 2014 में शुरू की गई इस पावन योजना के व्यापक सफलता प्राप्त की है। 2 अक्टूबर 2014 के बाद से 9.6 करोड़ शौचालयों का निर्माण किया गया है। 9.6 करोड़ शौचालयों का निर्माण किया गया है 2 अक्टूबर 2014 के बाद से। 5.6 लाख से अधिक गांवों को खुले में शौच से मुक्त बनाया गया है। हमें इस सफलता को बनाए रखना है। हमें न केवल लोगों की आदत में बदलाव लाना है, बल्कि अपशिष्ट से ऊर्जा सृजन करने के लिए उपलब्ध नवीनतम प्रौद्योगिकियों का भी लाभ उठाना है। मैं अब प्रत्येक गांव में स्थायी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन शुरू करने के लिए स्वच्छ भारत मिशन का विस्तार करने का प्रस्ताव करती हूं। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के अंतर्गत अभी तक 2 करोड़ से अधिक ग्रामीण भारतीयों को डिजिटल रूप से साक्षर बनाया गया है। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के अंतर्गत 2 करोड़ से अधिक ग्रामीण भारतीयों को डिजिटल रूप से साक्षर बनाया गया है। ग्रामीण शहरी डिजिटल अंतर को पाटने के लिए भारत नेट देना प्रत्येक पंचायत में स्थानीय निकायों में इंटरनेट कनेक्टिविटी को लक्षित कर रहा है। इसे सार्वभौमिक बाध्यता निधि की सहायता से तथा
सार्वजनिक निजी भागीदारी व्यवस्था के द्वारा तेजी से बढ़ाया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, अब तक मैंने कुछ बातें कही हैं जो कि ग्रामीण भारत से जुड़ी हुई थी। अब मैं शहरी भारत की बात करूंगी। यह सरकार भारत के तेजी से होते शहरीकरण को एक चुनौती की बजाय एक अवसर के रूप में देखती है। हमें प्रौद्योगिकी का बेहतर इस्तेमाल करके हमारे शहरों और गांवों दोनों का निर्माण करना होगा। इस तरह से हम लोगों को उनके घरों के पास रहने में मदद करेंगे। इससे शहरों की ओर पलायन रुकेगा और सभी को अनिवार्य सेवाएं उपलब्ध होंगी। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत लगभग 4.83 लाख करोड़ के निवेश से 81 लाख से अधिक आवासों का निर्माण की मंजूरी दी गई है, जिसमें से लगभग 47 लाख आवासों का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। 26 लाख से अधिक आवासों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, जिसमें से लगभग 24 लाख आवास लाभार्थियों को दिए जा चुके हैं। इन आवासों के निर्माण के लिए बड़े पैमाने पर नई प्रौद्योगिकियों को अपनाया गया है। इन प्रौद्योगिकियों के इस्तेमाल द्वारा अभी तक 13 लाख से अधिक आवासों का निर्माण किया गया है। 95% से अधिक शहरों को भी ODF घोषित किया गया है, जो कि खुले में शौच से मुक्त हो गए हैं। 95% हमारे ऐसे शहर हैं, उन सभी को खुले में शौच से मुक्त घोषित किया गया है। 1700 शहरों में 45,000 से ज्यादा सरकारी और सामुदायिक शौचालय गूगल मैप पर अपलोड किए गए हैं, जो भारत की शहरी जनसंख्या का 53% से अधिक को कवर करते हैं। लगभग 1 करोड़ नागरिकों ने स्वच्छता ऐप को डाउनलोड किया है। महात्मा गांधी के आदर्शों के प्रति अपने आप को पुनः समर्पित करने के लिए महात्मा गांधी की 150वीं वर्षगांठ हमारे लिए एक उपयुक्त अवसर है। 2 अक्टूबर 2019 तक भारत को खुले में शौच से मुक्त करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने स्वच्छ भारत के गांधी जी के निश्चय को प्राप्त करने का संकल्प लिया है। मुझे यह सूचित करते हुए बहुत संतुष्टि और खुशी हो रही है कि यह 2 अक्टूबर से पहले हासिल हो जाएगा। इस अवसर को मनाने के लिए 2 अक्टूबर 2019 को गांधी दर्शन राजघाट पर राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किया जाएगा। स्वच्छता केंद्र will be inaugurated at Gandhi Darshan गांधी जी के सकारात्मक मूल्यों के बारे में युवाओं और समाज को व्यापक रूप से जागरूक बनाने के लिए राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद द्वारा गांधी विश्वकोश भी विकसित किया जा रहा है। नेशनल काउंसिल फॉर साइंस म्यूजियम्स टू सेंसिटाइज यूथ एंड सोसाइटी एट लार्ज। भारतीय रेलवे की उप शहरी तथा लंबी दूरी वाली सेवाएं मुंबई जैसे शहर तथा छोटे शहरों में चमत्कारी कार्य कर रही है। रेलवे को दिल्ली मेरठ मार्ग पर प्रस्तावित रैपिड रीजनल ट्रांसपोर्ट सिस्टम जैसी विशेष प्रयोजन साधन संस्थाओं के जरिए उप शहरी रेलवे में अधिक निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। ट्रांजिट हब के इर्द गिर्द वाणिज्यिक गतिविधि सुनिश्चित करने के लिए ट्रांजिट उन्मुखी विकास का समर्थन करते हुए मैं अधिक PPP पहलों को बढ़ावा देकर तथा स्वीकृत कार्य के समापन को सुनिश्चित करके मेट्रो रेलवे पहलों को बढ़ाने का प्रस्ताव करती हूँ। हम 2022 तक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पार्ट योजना पूरी कर लेंगे, जो यात्री रेलगाड़ियों के लिए मौजूदा रेलवे नेटवर्क को मुक्त रखेगी। अध्यक्ष महोदया, अब आप मुझे अनुमति दें कि मैं भारत के युवा के बारे में कुछ कहूं। भारत सरकार की उच्च शिक्षा प्रणाली को सर्वोत्तम वैश्विक शिक्षा प्रणालियों में से एक करने के लिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाएगी। नई नीति अन्य बातों के साथ साथ विद्यालयी और उच्च शिक्षा दोनों में मुख्य परिवर्तनों, बेहतर अभिशासन प्रणालियों का प्रस्ताव करती है तथा अनुसंधान और नवाचार पर ज्यादा ध्यान देती है।
हम देश में अनुसंधान को वित्तपोषित करने, समन्वित करने तथा बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान प्रतिष्ठान स्थापित करने का प्रस्ताव करते हैं। NRF एक दूसरे से स्वतंत्र विभिन्न मंत्रालयों द्वारा दी जा रही अनुसंधान संबंधी अनुदानों का समावेश करेगा। यह RAF यह सुनिश्चित करेगा कि प्रयास और व्यय के दोहरीकरण के बिना हमारी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं और आधारभूत विज्ञान के प्रासंगिक पहचाने गए मुख्य क्षेत्रों पर ध्यान देने के साथ देश में समग्र अनुसंधान प्रणाली मजबूत हुई है। हम NRF के लिए काफी प्रगतिशील और अनुसंधानपरक संरचना तैयार करेंगे। सभी मंत्रालयों में उपलब्ध धनराशि NRF में शामिल की जाएगी। इसे अतिरिक्त निधि के साथ पर्याप्त रूप से संपूरित किया जाएगा। SWAYAM पहले के जरिए ऑनलाइन खुले व्यापक कार्यक्रमों ने छात्र समुदाय को वंचित भाग से डिजिटल अलगाव को समाप्त करने में सहायता की है। अध्यापन की गुणवत्ता को उन्नत बनाने के लिए उच्च शिक्षा में वैश्विक शैक्षणिक पहल नेटवर्क GIAN कार्यक्रम शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य वैज्ञानिकों और अनुसंधानकर्ताओं के वैश्विक समूह का पता लगाना था। देश की जरूरत के अनुसार चयनित क्षेत्रों में मुख्य इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संबंधी चुनौतियों को हल करने के लिए अनुसंधान हेतु एक रोड मैप विकसित करने के लिए इम्प्रिंट अथवा प्रभावी अनुसंधान नवाचार और प्रौद्योगिकी योजना पैन IIT और IISc संयुक्त पहल के रूप में शुरू हुई है। उच्च शैक्षणिक संस्थाएं नवाचार केंद्र बन रही हैं। इन पहलों ने शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाया है। 5 वर्ष पहले विश्वविद्यालय रैंकिंग में टॉप 200 में भारत की एक भी संस्था नहीं थी। मैं दोहराऊंगी कि 5 वर्ष पहले विश्वविद्यालय रैंकिंग में टॉप 200 में भारत की एक भी संस्था नहीं थी। अपने स्तरों को बढ़ाने के लिए तथा अपने परिचय को बेहतर ढंग से प्रस्तुत करने के लिए हमारी संस्थाओं द्वारा किए गए सम्मिलित प्रयासों के कारण अब हमारे पास टॉप 200 ब्रैकेट में 3 संस्थाएं हैं, 2 IIT तथा IISc बैंगलोर। ये टॉप 200 जो संस्थाएं हैं उसमें शामिल हो गई हैं। हमारे प्रयासों के कारण अब यह खिड़की खुल गई है। सुधार के लिए हमारे सम्मिलित प्रयास जारी रहेंगे। वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए विश्व श्रेणी संस्था शीर्ष के अंतर्गत 400 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई गई है, जो पिछले वर्ष के संशोधित अनुमानों से 3 गुना ज्यादा है। ये जो संशोधित अनुमान है उससे 3 गुना ज्यादा है। भारत के पास उच्च शिक्षा का केंद्र बनने की क्षमता है, इसलिए मैं भारत में अध्ययन नामक कार्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव करती हूँ, जो हमारी उच्च शिक्षा संस्थाओं में विदेशी छात्रों को अध्ययन करने के लिए लाने पर केंद्रित करेगी। ज्यादा स्वायत्तता को बढ़ाने तथा बेहतर शैक्षणिक परिणामों पर ध्यान देने के लिए उच्च शिक्षा की विनियमनकारी प्रणाली को व्यापक स्तर पर सुधारा जाएगा। अगले वर्ष में भारतीय उच्च शिक्षा आयोग की स्थापना के लिए कानून का मसौदा प्रस्तुत किया जाएगा। अक्टूबर 2017 में शुरू की गई खेलो भारत योजना ने पूरे देश में स्वास्थ्य के अभिन्न भाग के रूप में खेलों की जागरूकता सृजित की है। सरकार खेलो भारत योजना का विस्तार करने तथा सभी जरूरी वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए वचनबद्ध है। सभी स्तरों पर खेलों को लोकप्रिय बनाने के लिए खेलो भारत योजना के अंतर्गत खिलाड़ियों के विकास के लिए राष्ट्रीय खेल बोर्ड शिक्षा बोर्ड स्थापित किया जाएगा। A national sports education board for development of sports persons would be set up under Khelo ये India सरकार scheme. महान संत बसवेश्वरा को मानती है और उपदेशों का पालन करती है। Recognizes and follows the teachings of Lord Bashveshwara. This government विशेष रूप से recognizes काया का and और follows दसोहा the के सिद्धांतों को teachings of Lord Bashveshwara.
काइकेव कैलाश की कार्यान्वित करते हुए सरकार प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के जरिए उद्योग के लिए प्रासंगिक कौशल प्रशिक्षण लेने हेतु लगभग 10 मिलियन युवाओं को सक्षम बनाती है। ये गति और अन्य स्तरों के साथ साथ बहुतायत और कौशलयुक्त जनशक्ति की सृजित करने में सहायक है। विश्वव्यापी जनसांख्यिकीय रुझान ये दर्शाते हैं कि मुख्य अर्थव्यवस्थाएं भविष्य में श्रम की भारी कमी का सामना करेंगी, जैसे विदेशों में नौकरी प्राप्त करने के लिए युवाओं को तैयार करने के लिए हम भाषा प्रशिक्षण सहित विदेशों में जरूरी कौशलों पर ध्यान देने पर बल देंगे। हम कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जिसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, कंप्यूटर संबंधी उपकरण, बिना डाटा, 3D प्रिंटिंग, आभासी वास्तविकता और रोबोट विज्ञान जैसे नए युग के कौशलों पर ध्यान देंगे, जिससे देश और विदेश में काफी मांग है और ये ज्यादा परिश्रम प्रदान करते हैं। संत बसवेश्वरा का दोबारा उल्लेख करते हुए मैं कहना चाहूंगी कि इनका दसों का सिद्धांत उन कार्यों को रेखांकित करता है जिन्हें ये सरकार करती है। LPG सब्सिडी छोड़ने के लिए गिव इट अप अथवा अपनी पेंशन योजनाएं समाज की भलाई के लिए है। सरकार का अनेक श्रम कानूनों को 4 श्रम संहिताओं के सेट में सुचारू बनाने का प्रस्ताव है। इस बात को मैं पुनः कहना चाहूंगी, ये सरकार का अनेक श्रम कानूनों को श्रम संहिताओं के सेट के रूप में सुचारू रूप से बनाने का प्रस्ताव है। मैं कहूँगी कि संहिता ये इस बात को सुनिश्चित करेगा कि पंजीकरण की प्रक्रिया और विवरणियों को प्रस्तुत किया जाना मानकीकृत और सुचारू हो जाएगा। श्रम संबंधी विभिन्न भाषाओं को मानकीकृत होने के साथ ये आशा की जाती है कि भविष्य में हमारे यहाँ पर कम विवाद होंगे। हम स्टार्टअप के लिए विशेष रूप से DD चैनलों के अंतर्गत दूरदर्शन कार्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव करते हैं। इससे स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने, उनको वृद्धि को प्रभावित करने वाले मामलों पर विचार विमर्श करने, उपक्रम परक उद्यमियों के साथ तालमेल बिठाने और वित्त व्यवस्था तथा कर योजना के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार कर होगा। स्टार्टअप की शुरुआत करने वाले ही इस चैनल की योजना बनाएंगे और उसे चलाएंगे भी, और बाद में इस भाषण में स्टार्टअप के कराधान के संबंधी मामलों को उठाओगे। अब हमारे पास बहुत सारे उद्यमी आ रहे हैं। देश महिलाओं के साथ साथ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के हजारों उद्यमियों को उभरते देख रहा है। इनमें से अधिकांश को अपना व्यवसाय उद्योग स्थापित करने में सहायता प्रदान की गई और इसके लिए उन्हें स्टार्टअप इंडिया स्कीम के अंतर्गत पूंजी उपलब्ध कराई गई। इस स्कीम के लाभकारी परिणामों को देखते हुए अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के समुदायों के बीच इसे जारी रखने की भारी मांग है और 15वें वित्त आयोग 2020-2025 की अवधि के अनुरूप इस स्कीम को जारी रखा जाएगा। बैंक मांग आधारित व्यवसाय के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराएंगे। उदाहरण के लिए इसमें स्कैवेजिंग मशीनों और रोबोटों की खरीद भी शामिल होगी।